नमस्कार। ये अनफिल्टर्ड शो आज एक ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने कोरोना काल से लेके अभी तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी, जिन्होंने ये बता दिया कि आपको ठीक होने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद पे वर्क करके या सिर्फ डाइट अपनाकर ठीक हो सकते हो। आपको ठीक होने के लिए गंभीर से गंभीर बीमारियां ही चाहे क्यों ना हो, एक महंगी से महंगी दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप बिना दवा खाए भी ठीक हो सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं जिस शख्स का नाम ले रही हूं आप ऑलरेडी देख चुके हो उनको, क्योंकि वो वाकई में आजकल इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। लोग उनकी चीजों को फॉलो करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर चुके हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से गंभीर बीमारियां भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ठीक कर सकते हैं। स्वागत है सर मेरे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये टाइम देने के लिए, क्योंकि आप आज की डेट में एक ऐसे शख्स हो चुके हैं जिसको लोग खोज रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर से भी। तो सर सबसे पहले जो आपका एक टैगलाइन है कि एक कंपनी बोलती है, या एक जो मेरे पास एक है जो मैं अभी अब दर्शकों को दिखा दूं कि आपका एक डाइट प्लान वाला मेरे पास है, जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि मेरे पास दवाइयां हैं, वैक्सीन है, केमोथेरेपी, डायलिसिस और इंसुलिन है, क्या है तुम्हारे पास? तो आपने कहा है कि मेरे पास डीआईपी डाइट है। क्या है ये डीआईपी डाइट? सबसे पहले तो ये बताइए सर। डीआईपी डाइट तो आज से इट हैज़ बीन अबाउट मोर देन 12 इयर्स जब से मैं इस डाइट को प्रमोट कर रहा हूँ। और डीआईपी डाइट जब लोग अपनाते हैं तो इट टेक्स अबाउट 2 days to 3 days ब्लड शुगर नॉर्मलाइज करने के लिए, दवाई छोड़ने के लिए, अबाउट 3-4 days ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते में उनकी घुटने के दर्द वगैरह चले जाते हैं, 1 महीने में उनका अबाउट 10% वेट रिडक्शन, जो मोटे लोग हैं 100 kg का आदमी 90 kg का विद इन 1 month, एंजाइना भी 1 महीने में चला जाता है। 3 महीने तक करेंगे तो ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, दीज वैनिशेस, पूरी तरह ठीक हो जाता है एक्चुअली। तो जैसे जैसे वो करते जाते हैं डीआईपी डाइट, वैसे वैसे बॉडी के जो सिम्टम्स हैं या जो बीमारियां हैं वो एक एक करके भागती रहती है। मान लो कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे कॉन्स्टिपेशन ही है, वो तो 2-3 दिन ही लगता है, राइट। तो डीआईपी डाइट में सिर्फ इतना करना होता है, 12 बजे तक यू हैव टू बी ओनली ऑन फ्रूट्स, नथिंग एल्स। कितना फ्रूट्स उसकी भी क्वान्टिफाइड है। मेरा वेट जब मान लो 70 kg है तो एक और शून्य लगा देता हूँ, 700 ग्राम, kg के ग्राम। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रूट्स आई हैव टू टेक, 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स टिल 12 noon। कुछ और पराठे, रोटी, कुछ नहीं। लंच में और बैठेंगे जब डिनर में तो 2 प्लेट लेके हमेशा बैठना है। प्लेट 1 एंड प्लेट 2 बोलते हैं। प्लेट 2 तो वो है जो आप अभी भी खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। प्लेट 2 दैट बिकम प्लेट 2, लेकिन उसको खाने से पहले प्लेट 1 दैट इज सैलड, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद, पत्ता, जो भी चीज़ आप रॉ खा सकते हैं। एंड हेयर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीआईपी डाइट इज फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई इंटू 5 योर बॉडी वेट। माई बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350, मेक इट ग्राम्स। तो मुझे 300-350 ग्राम पहले तो सलाद खाना ही है। वंस आई एम एबल टू ईट इट, नाउ आई एम अलाउड टू ईट द प्लेट 2 कुक्ड फूड, राइट। और एक आखिरी बात, 2 तरह की चीज़ों को छोड़ने बोलते हैं। वन इज एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जैसे मीट, मछली, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी। दूसरा एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, ब्रेड, बिस्किट वगैरह, ये। तो जब आप ये करते हैं, थोड़ा बहुत देर 10-15 मिनट धूप में भी बैठ जाइए, मान लो, या सनलाइट एक्सपोजर, एंड डोंट ईट आफ्टर 8 PM डेफिनेटली। उससे पहले डिनर फिनिश कर लो। जब आप ये करेंगे तो जो रिजल्ट्स मैंने बताए वो रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी know about the diet, some of you already following it and getting the benefit। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपने कितने दिन में आपका ब्लड शुगर 0 आ गया, नॉर्मलाइज आ गया विदाउट मेडिकेशन, कितने दिन में ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ी। आपके लिखने से जो लोग नहीं जानते या किया नहीं, उनको भी हिम्मत आएगी, करके देखेंगे, है ना। सो इसमें श्योर शॉर्ट इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, उनकी इंसुलिन छूट ही जाती है। एंड अबाउट 40 to 60% टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, उनकी भी इंसुलिन पूरी तरह छूट जाती है। सर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं या किसी डॉक्टर्स के क्लिनिक जाते हैं, जब हमारा ट्रीटमेंट होता है या चेकअप होता है, जब ब्लड टेस्ट लिया जाता है तो उसमें बीपी बढ़ी हुई आई या ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ आया, डायबिटीज़ कुछ निकल गया, तो हमें ये कहा जाता है कि आप बीपी के पेशेंट हो चुके हैं, आप डायबिटिक हो चुके हैं, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये सच है
या फिर पूरी तरीके से ये अफवाह है कि ऐसा होता है? और ये झूठ है पहली बात तो, और इसका तो मैं प्रूफ बता ही रहा हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं 2-3 दिन के लिए डीआईपी डाइट को करके देखें, एंड यू विल बी फोर्स टू टेपर ऑन द ड्रग्स। अगर आप इंसुलिन को नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डाइट, राइट। तो ये एक झूठ बात है, और कि आपको ज़िंदगी भर इसी दवाइयों पे रहना है, उसकी मात्रा ही बढ़ानी है। दिस इज आई कॉल इट मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। ये प्रॉफिट ड्रिवन एक थॉट है, जबकि ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं और हमेशा ठीक होती हैं। सर, आपने कब से इस चीज़ों को शुरू किया, या प्रैक्टिकल लेवल पे आपने सोचा कि नहीं मैं इस तरीके से लोगों को ठीक कर सकता हूँ, या फिर इस पे मैं प्लान आउट करूंगा तो बहुत से लोगों का हो जाएगा? More than 2 decades. 2 decades. ओके। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका जब आपने ट्राई करना शुरू किया प्रैक्टिकल लेवल पे? फर्स्ट तो मैंने अपने आप पे ट्राई किया। ओके। I had been a irritable bowel syndrome patient since my childhood. About 30 साल का था तब मैं, जब तक कि irritable bowel syndrome था ही। जैसा कि आपने बताया कि किसी बीमारी में डॉक्टर यही बोलता है कभी ठीक नहीं हो सकता। सेम डॉक्टर टोल्ड अबाउट IBS, कभी ठीक नहीं हो सकता। चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, सब कुछ देख लिया। फिर मुझे लगा कि भाई जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो सोल्यूशन तो फिर वी हैव टू इन्वेंट। और देन आई ट्राइड जो मैंने आपको बताया डीआईपी डाइट, समथिंग सिमिलर टू दिस, एंड मुझे लगे 15 दिन। 15 दिन में आप ठीक हो गए पूरी तरह से, और तब से लेके 30 साल, अभी मैं 52 का हो गया हूँ, 20-22 साल में अभी तक तो दोबारा नहीं आया। 22 ईयर्स, नेवर अगेन। लेकिन ये बात भी है कि आई ट्राई टू बी ऑन द डीआईपी डाइट। जिस चीज की वजह से आपको वो दिक्कत आ रही है, वो चीज दोबारा जब करेंगे, दोबारा वो दिक्कत वापस आ जाएगी, है ना। आपके पहिए में एक कील लग गया, पंचर हो गया, तो कील को हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा अगर कील लगेगा तो पंचर नहीं होगा। तो जो कॉज है वो कॉज को आने ही मत दें। इन माय केस इट वाज डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल फूड। तो जब तक मैं एनिमल फूड खाता रहूंगा, डेयरी प्रोडक्ट लेता रहूंगा, तब तक ये दोबारा आते रहेगा। तो करना क्या होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्या ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड्स करती है कि आप क्या चीज आपके लिए बेनिफिट है छोड़ना, या क्या आपको नहीं छोड़ना चाहिए, या एक सबके लिए कॉमन है कि आपको इतनी चीजें तो छोड़ ही देनी चाहिए? हाँ, कुछ चीजें सबके लिए जनरलिस्टिक है, जनरलाइज किया जा सकता है। एनिमल फूड सभी को छोड़ना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट सभी को छोड़ना चाहिए। दे इंटरफेयर विद द बॉडीज फंक्शन, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल जो लोग छोड़ के देखें, जो लोग ले रहे हैं, हफ्ता देखें, विद इन ए वीक्स टाइम यू विल सी आपकी जो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपका अगर बॉडी में पेन है वो कम होने लगेगा 1 हफ्ते के अंदर। सर, जब हम छोटे होते हैं ना, जैसे मैं भी छोटी थी, तो बचपन से ही मुझे ये कहा जाता था दूध पियो, रात में बिना दूध पिए नहीं सोना है। बच्चों को बचपन से ही आदत डाल दी जाती है दूध पीने की, और कहा जाता है आपके बॉडी में कैल्शियम आएगा। तो लेकिन ये कैसे फिर जब हम या तो बचपन से छूट जाए वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, या हम एक पर्टिकुलर एज के बाद छोड़े, तो फिर सर ये कैसे चीजें होगी? क्योंकि इंडिया के अधिकतर घरों में तो बच्चों को बचपन से ही दूध पिला दिया जाता है। देखिए, दूध पीना चाहिए, माँ का दूध। ओके। हाँ, टिल जब तक दांत नहीं आते, 2-2.5 साल तक पीते हैं। जब पूरी तरह दांत आ गए तो अब तब आता है माँ के दूध के अलावा कोई और चीज, है ना। कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है ना। और कोई भी जानवर जीवन भर दूध नहीं पीता। एक शेर गाय का शिकार कर लेगा, गाय को पकड़ दूध नहीं पिएगा उसका। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हर जानवर का जो दूध होता है, जैसे गाय का दूध इंसान पीता है, उस जानवर के बच्चे के हिसाब से बना है ना। उसमें न्यूट्रिशन है, जरूर है, कैल्शियम भी है और बहुत सारे मिनरल्स हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन वो जिस तरह से बना है, दैट इज सूटेबल फॉर द काफ, नॉट फॉर द ह्यूमन बेबी। मान लीजिए एक ट्रक का टायर है जो कि ज्यादा मजबूत होता है, बहुत सॉलिड होता है, लेकिन वो ट्रक के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत उठा के आप अपनी गाड़ी में, अपनी कार में लगा देंगे तो बात बनेगी नहीं, है ना। उसका मेकअप इज मेड फॉर ट्रक ओनली, है ना। तो सेम चीज विद डेयरी प्रोडक्ट। गाय का दूध लेके अगर कोई इंसान पिएगा तो वो हेल्दी नहीं रह सकता। इस पे पूरे दुनिया में पिछले 50 सालों में बहुत सारे रिसर्च पेपर आए, बहुत सारे आए। हड्डियों में क्या वाकई में कैल्शियम बढ़ाता है, क्या हड्डियों की हेल्थ को बढ़ाता है, क्या कैंसर में क्या रोल है। तो ये देखा गया दूध का रोल हर बीमारी में है, उसको बढ़ाने में। और वो सारे रिसर्च पेपर मैंने इकट्ठे किए करके मैंने अपने वेबसाइट में विश्वरूप.com
biswarwp.com/white truth सिंगल वर्ड में अगर आप जाएंगे तो सारे रिसर्च पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। एविडेंसेस नंबर 1। नंबर 2, 2019 में जब इतने सारे एविडेंस दुनिया में आने लगे तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने डेयरी प्रोडक्ट को फूड की लिस्ट से हटा दिया। इट इज नो मोर ए फूड सुटेबल फॉर द मैनकाइंड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एविडेंस क्या कहता है। पहला तो वो जो लिखित में है, दूसरा अगर आपने छोड़ा तो आपका एविडेंस क्या कहता है। क्या एक हफ्ते के अंदर अब मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है? क्या मेरा बॉडी एक में थोड़ा आराम मिल रहा है? क्या मेरा ब्लड शुगर सिर्फ दूध के छोड़ने से नीचे आ रहा है? बीपी भी नीचे आ रहा है? एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं? नींद आ रही है कि नहीं? अगर इन सब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आपके बॉडी ने जवाब दे दिया। तो आपको फिर मैं क्या एविडेंस दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी क्या बता रहा है। सो जो भी आप बता रहे हैं कि बचपन से दूध पीते आए हैं, भारत में पीते हैं, ये सब बात ठीक है, लेकिन अगर आप बचपन से दूध पीते हैं तो अगर एक हफ्ता मेरे बोलने से दूध नहीं भी पिएंगे तो आपकी हड्डियां गलत हो जाएंगी। आफ्टर ऑल बचपन से दूध पी रहे हैं और बहुत सारा कैल्शियम आ ही गया होगा, एक हफ्ता तो चला लेगा बॉडी काम। तो ये रिस्क तो लिया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर योर बॉडी विल बी ट्रांसफॉर्म। आप रोज टॉक्सिक डाल रहे हैं बॉडी में, एक हफ्ता जब नहीं मिलेगा ना टॉक्सिक, तब पता चलेगा कि एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं, गहरी नींद किसे बोलते हैं, बिना कोई पेन के बॉडी कैसा होता है, फुर्ती किसे बोलते हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड द ट्रुथ बिटवीन लाइफ विद डेयरी प्रोडक्ट एंड लाइफ विदाउट डेयरी प्रोडक्ट। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है सर, उसमें काफी टाइम बैठना पड़ता है और एक्सरसाइज लोग ना के बराबर कर रहे हैं, या तो एक्सरसाइज के नाम पे जिम चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लिवर का फंक्शन बहुत खराब हो रहा है, जो अधिकतर केसेस देखा जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन या फिर लिवर फंक्शन करना टोटली बंद कर दे रहा है। बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है बिकॉज ऑफ ओनली लिवर। तो लिवर पूरी तरीके से ठीक कैसे किया जा सकता है? क्या इसका भी कोई रूल है या उपाय है? ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी बॉडी को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कभी कि एक ऑर्गन खराब हो गया बाकी ऑर्गन परफेक्टली ऑल राइट है, सब में डैमेज होगा। ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही काम करते हैं। इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस भी यही है। तो जो चाहे वो लिवर के पेशेंट हो, चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, द मोमेंट दे आर ऑन डीआईपी डाइट, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो अपने आप ही उनके बॉडी में बदलाव आएंगे। अगर बॉडी में स्वेलिंग थी तो स्वेलिंग चली जाएगी, पीलापन है तो वो चला जाएगा, वीकनेस है तो वो चला जाएगा, मुंह से खून निकल रहा तो वो नहीं आएगा, स्टूल में खून निकल रहा तो वो नहीं आएगा। तो सिम्टम विल स्टार्ट वैनिशिंग। और जो आपने बोला कि ज़्यादातर तो उसको उनको बैठना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर अगर बैठे रहेंगे तो ये डाइट भी आपको बहुत मदद नहीं कर सकती। तो यानी कि हमारी बॉडी जो है लंबे समय तक बैठने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आपका काम ही ऐसा है, कंप्यूटर पर बैठना ही है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ तो कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने पैर ऐसे हिलाते रहते हैं, आपने गौर किया होगा ना, ऐसे ही हमारे कैमरा पर्सन भी लाते हैं सर, है ना। तो उनको पता भी नहीं होता, है ना, मतलब ये कि अननोइंगली पैर हिलते रहते हैं, वो आराम से बैठे हैं। फिर कोई टोकता रहे, पैर हिलाना तो अच्छी बात नहीं, फिर ध्यान जाता है ना। तो आप गौर करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर एक कमरे में कई लोग बैठे, उनमें से एक आदमी 2 आदमी पैर हिला रहे हैं, आप उनका हेल्थ स्टेटस लेंगे, जानेंगे कि जो आदमी का आदत है पैर हिलाते रहना बैठे हुए, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। ना तो उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, ना बीपी की प्रॉब्लम होती है, ना तो बहुत मोटे मिलेंगे वो, ना बहुत ही सुस्त मिलेंगे वो। तो व्हेन यू दिस कॉल्ड लेग फिजिटिंग। ओके। हाँ, तो मान लो जो लोग आप बोल रहे हैं पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, तो बैठे रहना पर मजबूरी है, काम ही ऐसा है। तो जैसे टेलर है, पूरे दिन बैठे रहता है ना वो, लेकिन टेलर का पैर हिलते रहते हैं, ये मजबूरी है। तो आप एक भी टेलर नहीं ढूंढ सकते जिनको डायबिटीज हो, एक भी टेलर नहीं। हमने इस पे पूरे देश में ऑब्जर्वेशन स्टडी करके देखा, पूरे देश में ढूंढने की कोशिश की, पूरे देश में से। फिर हमने 1 लाख का चैलेंज भी रखा, अगर कोई ऐसा टेलर दिखा दे तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख का चैलेंज भी देख लिया, आज भी वो चैलेंज रिपीट कर रहा हूँ आपके माध्यम से। तो ये सबूत है कि टेलर क्या है कि वो ऐसा नहीं कि उसकी डाइट बड़ी अच्छी होती होगी, उसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता होगा, वो तो 12-12 घंटे बैठता है, बैठे ही रहता है, राइट। लेकिन टेलर ना तो बहुत मोटे मिलेंगे आपको, जो उस मशीन पे काम करते हैं। कई लोगों का तो मोटर आ गया है, फिर तो पैर नहीं हिलेंगे, उनको छोड़ दो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनका सोल्यूशन ये है कि व्हेन यू आर मूविंग दिस, तो इससे ब्लड शुगर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ये सेकंड हार्ट है ना आपका, काफ मसल्स, दिस इज अ प्राइमरी हार्ट। व्हेन बोथ आर एक्टिवेटेड तो बॉडी का बैलेंस बनने लगता है,
हार्मोन बनने लगता है। तो उनके पास भी एक्सक्यूज नहीं है अब कि भाई हम तो बैठे रहते हैं। आप बैठे रहते हैं, काम करो। और जब लेग फिजिटिंग करेंगे, शाम को जब आप घर जाने लगेंगे, यू विल बी एज एनर्जेटिक एज यू वर इन द मॉर्निंग, है ना। तो कि इससे, और इसमें थकेंगे नहीं कभी। तो दिस वन स्मॉल सोल्यूशन शुड बी एडेड अलोंग विद द डाइट। 30+ के बाद ना औरतों को काफी, जैसे भी लेग की बात हुई तो इसी बात पे मुझे याद आया कि पैरों में सूजन होने शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा सा चल लेती हैं या कहीं थोड़ा काम ज्यादा कर लेती हैं तो पैरों में, घुटने के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर फूलना शुरू हो जाता है। तो उनसे काफी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि वो उनके नी रिप्लेसमेंट तक बातें चली जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर हमारे पास? यही जो मैंने अभी बताया, बी ऑन डीआईपी डाइट। जिस भी स्टेज में है, जिस भी स्टेज में है, उस स्टेज से रिवर्स करने के लिए डाइट चेंज करो अपना। और 8 बजे मैंने बोला था, 8 PM, इसको 6 बजे कर लो। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद नहीं खाना है कुछ, डिनर उससे पहले करना है। ये रूल अगर ऐड कर दिया और साथ में लेग फिजिटिंग थोड़ा बहुत जोड़ दिया, अगर बैठे रहने का ज़्यादा वो है आपको, तो आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं फिर, राइट। जैसे स्वेलिंग आई है वैसे स्वेलिंग शुड वैनिश। यानी हमें इन सब चीजों के लिए दवा पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है? नहीं, दवा तो वैसे भी ठीक नहीं करती है ना। हाँ। दवा पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं हो सकते। आप बता दो एक भी आदमी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं अपने कमेंट में, एक भी दुनिया में आदमी हो जिसने दवा ली और कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो गई, पूरी तो छोड़ ही दीजिए। इस पे मैंने 10 लाख का चैलेंज रखा है। एक भी बीमारी का नाम एक भी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती हो। अगर कोई बता दे ऐसी दवाई का नाम, साबित कर दे, तो मैं उसे 10 लाख रुपए दे दूंगा। दवाई होती ही नहीं ऐसी, है ही नहीं मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई, आप बता ही नहीं सकते। कोई बोलेगा डायबिटीज की दवाई, उससे कुछ नहीं होता। क्या उससे दवा डायबिटीज ठीक हो जाती? हुई है किसी की? नहीं। कंट्रोल हो जाती? कंट्रोल भी नहीं होती। कंट्रोल होती तो आप देखते हैं हर 6 महीने में दवाई का डोज क्यों बढ़ा रहे, है ना। तो साइंटिफिकली, मेडिकल साइंस के लिटरेचर में देयर इज नो ड्रग विच कैन क्योर लिटिल बिट, 1% मान लीजिए, ऑफ एनी डिजीज। पूरा तो छोड़ ही दीजिए, पूरा तो मैं मानी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, 1%। तो आप जो बोल रहे हैं दवाई के बिना ठीक हो, दवाई के साथ तो एक कोई बीमारी ठीक ही नहीं होती, ऐसा मेडिकल साइंस खुद ही कह रहा है। और अगर ठीक होती तो आप बता दो, आप 10 लाख रुपए जीत लो। ठीक होने का यही एक उपाय है, दिस इज द ओनली वे। सर आपने दवाइयों पे और इन सब चीज़ों पे बात की, आपने बुक्स भी काफ़ी लिखी है, जैसे हार्ट माफिया, फाइब्रोस्कैम, तो हम ये सब चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, आपने अभी मैंने रिसेंट कुछ महीनों पहले के वीडियोस देखे हैं, आपने बोला है जिसमें बायोप्सी या पेट स्कैम, कैंसर से रिलेटेड जो ये स्कैन्स होती हैं जो डॉक्टर कर रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे बद से बदतर स्थिति में लेके जाने की चीज़ें हैं। ये क्या है सर? अगर हम ये नहीं करेगा, कोई आदमी अगर स्कैन नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि उसको कैंसर है या कैंसर जैसी कुछ चीजें उसके बॉडी में आ गई है? पहली बात तो स्कैन करने से भी नहीं पता चलता, जो डॉक्टर रिपोर्ट बताते हैं दैट इज हाईली मिसलीडिंग। तो ये तो डॉक्टर्स कहते पता चल जाएगा। वो तो बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलते हैं, वो क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बाबा के पास जाएंगे आप, वो बोलेंगे हाथ देख के मैं बता दूंगा, है ना, बोलेगा तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन आप ये बोल सकते हैं, आप हाथ देख के बता देंगे तो आप सबूत दिखाइए, कितने लोगों को बताया और क्या ठीक हुआ, है ना। तो जब डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन से पता चल जाएगा, बायोप्सी से पता चल जाएगा, तो आप सबूत दिखाइए कि मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि भाई इससे पता चल जाएगा। तो वो कहीं तो लिखित होगा, कहीं तो प्रूवन होगा ना। तो प्रूवन तो है ही नहीं, बल्कि ये प्रूवन है कि इससे नहीं पता चलता। ये प्रूवन है कि मान लो एक बायोप्सी का स्लाइड है, 10 अलग डॉक्टर को दे दो और वो स्लाइड देख के बताए बायोप्सी का कि ये कैंसर है कि नहीं है, तो सारे लोग सेम ही जवाब देंगे। कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा नहीं है। वो उतना ही एक्यूरेट है जैसे कॉइन टॉस है। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैं कॉइन टॉस करूंगा, हेड है तो आपको कैंसर है, टेल है तो कैंसर नहीं है, पता चल जाएगा। तो दोनों में से कुछ तो आएगा। हेड आया, अरे आप तो कैंसर पेशेंट है, तो आप पलट के क्या जवाब देंगे? आप तो यही बोलेंगे ना कि बात दोबारा करके दिखाओ। जितनी बार करेंगे सेम रिजल्ट आना चाहिए ना, फिर तभी तो वो रिलायबल है ना। तो क्या बायोप्सी में ऐसा होता है? एक बार किया आपने, उसी स्लाइड को 4 लोगों को दिखाइए, 4 पैथोलॉजिस्ट को, क्या चारों एक ही तरह से पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये झूठ बोलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस पे भी मेरा चैलेंज है, कोई सिद्ध करके दिखा दे कि इससे पता चलता हो, तो उनको भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। सर कैंसर फिर कैसे पता चलता? फिर इन लोग आगे चल के कीमोथेरेपी की बात करते, कीमोथेरेपी से आपका पूरा बाल
खत्म हो जाता कीमोथेरेपी तो केमिकल थेरेपी है ना, वो तो हिटलर ने इसको किया था पहली बार, मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। कीमोथेरेपी। हाँ, ही वो आविष्कारक है कीमोथेरेपी का। और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक ऐसी परिस्थिति बना दो कि इंसान ना तो मरे ना जिए, है ना। तो आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप की अगर आपने कभी वीडियो देखी, एक्चुअल विजुअल्स, तो इंसान के बाल नहीं रहते, बिल्कुल हड्डी निकल जाती है, सोचने की समझने की, गल जाती है पूरी बॉडी। हाँ, का कोई भी उसको सेंस नहीं रहता। दैट वाज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उन सारे फैक्ट्री में जो बन रहा था मस्टर्ड गैस, उन्हीं फैक्ट्री के मस्टर्ड गैस को, गैस एक्सपेरिमेंट को बोल दिया केमिकल थेरेपी। दैट इज हाउ द कीमोथेरेपी केम बाय दोज साइंटिस्ट, दोज हु डेवलप्ड इट फॉर हिटलर। तो कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, प्रिवेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ जाता है। जितनी बार कीमोथेरेपी करेंगे उतनी बार आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, याद कीजिए कोई भी एक कैंसर पेशेंट जिसने कीमोथेरेपी कराया हो, आप गौर कीजिए जब वो कराया नहीं था तब उसकी परिस्थिति कैसी थी, और जैसे जैसे वो करता क्या उसके बाद उसकी परिस्थिति कैसे होती डाउन होती चली जाती वो लगातार डाउन। डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका कैंसर बढ़ रहा है, जबकि होता क्या है कि वो कीमोथेरेपी का इंड्यूस्ड कैंसर है, वो अपने आप में नहीं। तो पूरे दुनिया में से बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए कि मान लो 2 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं, एक ही जितना कैंसर है, एक ही उम्र के हैं। एक ने बोला मैं डॉक्टर की बात बोलने से कीमोथेरेपी करा रही हूँ, और एक बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कराऊंगी। जिसने बोला कुछ नहीं करा रहे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी क्वालिटी लाइफ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जिसने कीमोथेरेपी कराया। ये तो प्रूवन है। मेरा एक लिंक है bishrup.com/cancer, इसमें जाएंगे तो जो मैं बता रहा हूँ उसके एविडेंस मौजूद है। सर कैसे पता चले फिर, जैसे मान लीजिए आपको कैंसर है या कुछ है, कैसे पता करें ताकि फिर आपके पास आके उसका आप कैसे उसका ट्रीटमेंट देते, क्या है ये थोड़ा लोगों को देखिए, आप जैसे बताइए। मान लो अभी आप बैठे हैं, क्या आपको कोई तकलीफ है? क्या आपको वीकनेस है? नहीं। है। क्या आपको फीवर है? नहीं है। क्या आपको बॉडी में अनयूजुअल पेन है? नहीं है। क्या आपका हीमोग्लोबिन लगातार नीचे गिर रहा है? मान लो क्या आपका बॉडी वेट लगातार नीचे गिर रहा है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? नहीं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा महसूस किया, जो 4-5 बातें मैंने बताए, दैट कैन बी कंडीशन कि बॉडी में कोई कैंसरस एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसे पता करें। हम ऐसे ही करते हैं अपने हॉस्पिटल में। पेशेंट बैठता है सामने, वो रिपोर्ट लेके आता है इतनी मोटी, ये पेट स्कैन, ये बायोप्सी, ये मेमोग्राम, सारा उसको एक तरफ करके आई आस्क दिस क्वेश्चंस। फीवर है क्या? था पिछले 1 महीने में? नहीं था। तो कितनी बार था? हीमोग्लोबिन लास्ट मंथ का इस मंथ का क्या है? बॉडी वेट क्या सडनली नीचे गिर रहा है? क्या बॉडी में अनयूजुअल पेन है? कोई अनयूजुअल पस है जो ठीक ही नहीं हो रहा? राइट। तो अगर उसमें ज्यादातर में बोलता है हाँ ऐसा ऐसे, तो इसका मतलब बॉडी में कैंसर है। तो अगर तो कैंसर है तो उसको मारना है, तो बी ऑन द डाइट, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। एंड एक और चीज कराते हैं, वी कॉल इट फीवर थेरेपी। कैंसर पेशेंट को अगर बुखार आ जाए तो कैंसर मर जाता है, ट्यूमर गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, अगर उस बुखार को ना उतारो तो। ओके। हाँ, तो आज से 1950 से पहले यही होता था। कैंसर पेशेंट को मलेरिया के पेशेंट के वार्ड में रख देते थे, इस उम्मीद से कि इसको भी मलेरिया हो जाए। तो कैंसर ठीक हो सकता है इससे? कैसे ठीक होता है? नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1927, फीवर थेरेपी, है ना। तो मैं ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये नोबेल प्राइज है भाई इस पे। सर आज तक आपने कितने कैंसर पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया है? कितने को ठीक किया है एग्जैक्टली होंगे 1500 से 2000 तो होंगे। 1500 से 2000 लोगों को आपने बिना कीमोथेरेपी के, बिना लाखों रुपए नहीं, लगे। बिना ही ठीक होता है। कीमोथेरेपी के तो एक भी नहीं होगा कोई ठीक। मतलब आप ये पूरी गारंटी दे कीमोथेरेपी हो गया तो फिर डाउन तो होना शुरू हो जाता है? हाँ, हमारे दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। कीमोथेरेपी हालत खराब करने के वाले पेशेंट भी आते हैं, जैसे सिद्धू जी की वाइफ नवजोत सिद्धू, या फिर ऐसे भी आते हैं जिनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि कीमोथेरेपी हालत खराब होती है, तो जैसे ही उनको डॉक्टर ने बताया कैंसर, सीधे हमारे पास आ गए। दोनों तरह के आते हैं। ये तो वो हैं जो डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल आए, डायरेक्टली हमारे ऑफिस आए, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की वीडियो देख के जो मैंने बताया वो घर पे कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से, बिना मुझसे मिले। एक्चुअली वी आर इंस्पायर्ड बाय दोज पीपल कि ये वीडियो भी इसलिए बन रहा है कि कोई अगर ऐसा पेशेंट है तो वो ये वीडियो को देखेगा, वो घर पे ही करेगा और वो ठीक हो जाएगा। ना तो हमारे हॉस्पिटल आने की जरूरत है, ना मुझसे मिलने की जरूरत है, क्योंकि मुझसे मिलेंगे तब भी मैं यही बोलूंगा ना जो मैंने बताया। सर
और तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जो मेरे दिल से एक क्वेश्चन निकल रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को ठीक कर रहे हो, तो आपके पीछे तो वो सारी कॉरपोरेट घराना पीछे पड़ जाता होगा आपके, कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, तो आप ये इन सारे चैलेंजेस को हैंडल कैसे करते हो फिर? अब तो आदत पड़ गई है ना। कोई भी अगर आप क्रांतिकारी काम करेंगे, लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, तो किसी न किसी को नुकसान भी होगा। जिसको नुकसान होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ ना कुछ आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, है ना। और लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। हाँ, और क्या है कि जो लोग, जैसे जो लोग अभी सुन रहे हैं, उनमें से कोई लोग ठीक होते हैं तो वो तो सपोर्ट करेंगे और वो नुकसान होने से बचाएंगे भी। उनमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं जिनका हो सकता है मैंने नाम, वो हमारे सामने ना आके पीछे से ही कोई ना कोई सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है। नहीं, आपके जितने वीडियोस भी आपके चैनल्स पे हैं, एक भी मैंने हेट कमेंट तो नहीं देखा है। सब है। हाँ, यही लिखते हैं कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपने लाइफ चेंज कर दिया, सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। खैर, बैक ऑन द ट्रैक। सर ये बताइए, नॉर्मल डेली की चीज़ों पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे माइग्रेन है या सर की दर्द, लोगों को ऑफिस से आने के बाद सर की दर्द हो जाती है, अचानक से फीवरिश सा फील होता है, गर्मी आ रहा है, इस वजह से कभी कभी मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर जैसी चीज़ें काफ़ी हो जाती है। उस वजह से भी लोगों को अपने बॉडी में मेडिसिन इंड्यूस करना पड़ता है, खाना पड़ता है, या नहीं ठीक हो रहा है तो इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। मान लो कभी फीवर होता है, कभी एंजाइटी होती है, कभी बॉडी पेन होता है, कभी वीकनेस होता है, कभी फटीग होता है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी एंजाइटी होता है, यही कॉमनली होता है। तो ऐसे बैठना है जैसे हम बैठे हैं। एक बाल्टी लेना है, उसमें गर्म पानी रखना है 42 डिग्री सेल्सियस। एक वाटर थर्मोमीटर खरीद लीजिए जो लोग सुन रहे हैं, और उसमें दोनों पैर रख के बैठ जाएंगे आधे घंटे के लिए। पानी को ठंडा नहीं होने देना, एक और बाल्टी रखना पड़ा और ज़्यादा गर्म पानी, ताकि थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करते रहें। आधा घंटा करेंगे तो अगर जिनका बीपी ज़्यादा है, बीपी नीचे हो जाएगा, फीवर है तो फीवर गायब हो जाएगा। नंबर 2, एंजाइटी है तो वो ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आ रही नींद आ जाएगी, बॉडी में वीकनेस है, पेन है, फटीग है, वो कम होने लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी मेडिसिन। जितनी देर में पैरासीटामोल आराम देगा, उसके आधी देर में ही आराम देगा। पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद तो दोबारा से फीवर आ जाएगा ना, इसका असर खत्म नहीं होगा। एक बार फीवर गया तो गया, है ना। तो दिस वी कॉल इट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हमारे हॉस्पिटल में एक्सटेंसिवली इसको यूज करते हैं, क्योंकि कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनको वीकनेस होती है, फटीग होती है। हर तरह के पेशेंट को कॉमन सिम्टम तो ये है ना कि उनको थका हुआ लगेगा, फटीग होगा, पेन होगा, वीकनेस होगी, नींद नहीं आएगी, एंजाइटी रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। सारे पेशेंट को यही होता है कॉमनली, ये तो होता ही होता है। तो यही कराते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। तो एक बार करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज फास्टर देन एनी पॉसिबल ड्रग इन द ऑन अर्थ, है ना। फीवर को घटाना होता है एकदम से, तो आप क्या कर रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। ये सेकंड हार्ट है, मैंने बताया था, ये सेकंड हार्ट को जैसे ही पानी में गया तो ब्लड वेसल डायलेट्स, ब्लड वेसल डायलेट हुआ, राइट, ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, एंड देन यू गेट द क्यूरेटिव इफेक्ट विद इन 30 मिनट्स। और ये कोई मेरे इन्वेंशन नहीं है, ये पहले से ही एस्टेब्लिश साइंस है। द ओनली थिंग इज दैट आई एम शेयरिंग इट। सर समर की बात करें तो पहले इसी पे बात कर लिए। अभी समर है, फिर अब बारिश की सीजन शुरू होगी तो स्किन डिजीजेस काफी बढ़ जाते हैं लोगों को, स्किन रैशेस हो गए या हमेशा इचिंग की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? पहले तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये सब नहीं होगा, कैसे भी सीजन हो। इम्यूनिटी का सारा खेल है। हाँ, और इम्यूनिटी फिर भी अगर किसी को हो ही गया तो आप 1 किलो नीम का पत्ते लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा, उसको लेके 2 लीटर पानी में उबालिए जब तक कि 2 लीटर 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाए। फिर छान लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, उस पानी को एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए। अब ये नीम वाले पानी से नहा लो। बिसाइड दैट बी ऑन द डाइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ऐसा करेंगे तो 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने में। सर आजकल ना काफी आप न्यूज भी पढ़ रहे होगे, अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र का भी न्यूज था कि एक लड़की स्पीच दे रही थी पोडियम पे फेयरवेल पार्टी में, एंड शी फॉल्स आउट एंड वो मर गई। ऐसी कुछ दिन पहले एमपी का न्यूज आया था। मतलब जिम से न्यूज आते हैं, काफी न्यूज आ रहे हैं कि अचानक से वो गिर जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हो रहा है? देखिए, 2020 में मैंने तब ये बताया था कि आगे चल के ऐसा होगा। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, कोविड-19 वैक्सीन द वायरस,
तो उसमें मैंने लिखित में 2020 में, और अभी आप देख रहे हैं सब, तो जो 2 खुराक लगाया आपने कोविड टाइम में, उसी का नतीजा है। और जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो 5 अप्रैल में निकल के गया, 5 अप्रैल को हमने किताब लॉन्च की, करीब 900 पेज की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। पूरे दुनिया के 3,500 रिसर्च पेपर उस बुक में डाला मैंने, 3,500 रिसर्च पेपर। तो इतने रिसर्च पेपर आने के बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं है क्यों है, वही कारण है, वो 2 खुराक लगाया ना आपने, उसी का साइड इफेक्ट है। और ऐसा नहीं कि वो साइड इफेक्ट से थोड़े थोड़े लोग ही मर रहे हैं, सब लोग नहीं मरेंगे, उससे कैंसर का रफ्तार डबल हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज डबल हो गया, डायबिटीज डबल हो गई, हाइपरटेंशन डबल हो गया, लिवर फेलियर डबल हो गया। और ये जो डबल मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, वो रिसर्च पेपर में है, वो रिसर्च पेपर ये किताब में है। ये किताब अगर आपको पढ़ना है, जो लोग सुन रहे हैं, vishwaroop.com/ebook में जाएंगे तो ये फ्री डाउनलोड अवेलेबल है राइट नाउ, है ना। तो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ। क्या करूं सर, अब तो हर कोई करवा लिया, तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर? मतलब मोस्टली लोगों को तो, क्योंकि इतना ऐड आया उस समय कि नहीं आप लगवाओ, बहुत जरूरी है, बिना उसके आपको कहीं शूट पे जाना है किसी को, या फिर कहीं भी एक्सेस नहीं मिल रहा था, तो लोगों को जबरदस्ती लगवाना पड़ा। सर अब इसका क्या है? देखिए, ये जबरदस्ती तो लगवाना पड़ा और आगे भी पड़ेगा। लेकिन जो आपके बन जाएंगे उनको नहीं लगवाना पड़ेगा। नहीं, आगे भी, क्योंकि इवन इफ यू नो कि वो हानिकारक है, लेकिन जब आपको फोर्स कर दिया गया कि करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, फ्लाइट में, तो आप क्या करोगे? तो वो सोच के भी कई लोगों ने लगाया। तो लेकिन ये है कि पहली बात तो जो लोग, जिन लोगों ने फोर्स किया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे कोई डॉक्टर है, whoever, दो शुड बी आंसरेबल। आप चुपचाप ना बैठ के थोड़ी आवाज उठाइए, जैसे मैं आप इस बात को उठा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से ही सही, राइट। ये तो वही एक बात की, ताकि आगे से कोई इस तरह का खेल ना खेले। ऐसा नहीं कि पता नहीं था कि ऐसा होगा, इट वॉज डिजाइन लाइक दैट कि ऐसा हो, राइट। वो सारे सबूत उस किताब में है, जो किताब का जिक्र किया। तो अब करना क्या होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। वी हैव टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। डिटॉक्सिफाई कैसे करना है? पहली बात तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम 3 गुना बढ़ गई, यूं मानिए कि हर 10 में से 3-4 लड़कियों को ये बीमारियां आपको दिखेंगी। पीसीओडी सर हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2020 के बाद ये देखा गया कि आईवीएफ के नंबर्स बहुत बढ़ गए। आईवीएफ के जो क्लिनिक्स हैं वो करीब 4-5 गुना बढ़ गए, है ना। क्या ये रीजन भी है इस वजह से? यही रीजन है। आप देखेंगे किस रफ्तार से आईवीएफ बढ़ गए, के हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड सारे क्लिनिक भर जाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया। कारण यही है, वो जो 2 खुराक आपने लगाए वो अब झेल रहे हैं। अब करना क्या पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा बॉडी को। हाउ टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी? तो पहले तो आप अपना सिम्टम पहचानिए कि आपको क्या हुआ। कुछ तो हुआ होगा, वो पीसीओडी हो गया, या सीओपीडी हो गया, या डायबिटीज अचानक आ गया जो नामो निशान नहीं था, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, या कैंसर हो गया, कुछ तो हुआ है सबको। तो पहले तो पहचानिए कि व्हाट आई कैन फील, राइट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एट दैट टाइम। नंबर 2, डिटॉक्सिफाई करने के लिए टू स्टार्ट विद बी ऑन डीआईपी डाइट, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। और अगर आपके बॉडी में वीकनेस, फैटीग, फीवर टाइप है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लीजिए। जब ये करेंगे तो कैसे पता कि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है? उसका ये पैमाना ये है कि जो आपके सिम्टम्स हैं इस वक्त, हर एक अलग अलग, पीसीओडी होगा, किसी को सीओपीडी होगा, राइट, किसी को ब्रेथलेसनेस होगा, तो वो वाला सिम्टम जो पहले नहीं थे, कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर तो ठीक हो रहे हैं यानी कि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, हमारा खून हर 4 महीने में पूरी तरह नया हो जाता है। अच्छा, हाँ, दिस मीन्स अगर हम 4 महीने बाद मिलते हैं तो इस वक्त जो खून मेरे और आपकी बॉडी में दौड़ रहा है, उसका एक भी कतरा बॉडी में नहीं रहेगा, वो ब्रांड न्यू वाला होगा। तो 4 महीने लगातार कर लीजिए, ताकि वो खून का एक साइकिल चला गया, नया खून आया। लेकिन नया खून जब बन रहा है तो वो डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग बन रहा है, डिटॉक्सिफाई होके बन रहा है। और आई थिंक कि दिस इज द वे टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिक, जो कि 2 खुराक लगा के आया है। मुझे लगता है कि यह अच्छा तरीका होगा। जो ओल्ड एज भी हैं, 70+ लोग हैं, 65+ लोग हैं, उनको भी लगाना पड़ा था उस समय।
उनकी बॉडी भी अभी वीकनेस फील होती है, जैसे जो गांव के लोग थे उनको कभी वीकनेस फील नहीं होती थी, कभी इस तरीके की चीजें नहीं होती थी, जो अब देखा जा रहा है कि वो भी बीमार से रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है। तो वो सर खुद को कैसे ठीक करे, क्योंकि वो तो काफी ऑलरेडी एज है और ऊपर से वीक उनको हो भी गए, यही करना है। तो उनको डिसिप्लिन में लाना होगा, तब चीजें होंगी। आप गलती की है तो उसको भुगतना भी खुद ही पड़ेगा ना, गलती सुधारना भी खुद ही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है सर। सर ये बताइए कि जैसे अब हम सारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी डिजीज जब होती है किसी को, आपने किडनी के बारे में बताया, तो लास्ट स्टेज होता है कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या फिर हर तीसरे दिन चौथे दिन आपकी डायलिसिस के लिए भेजा जाता है, या किसी किसी को तो रोज डायलिसिस पे रख दिया जाता है। इसका क्या सोल्यूशन है सर? क्या हमारी किडनी एक बार खराब होकर नहीं ठीक हो सकती है? 2021 में मेरा एक आविष्कार था ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, ग्रैड, जिसमें हम 3 स्टेप में किडनी पेशेंट को, डायलिसिस वाले पेशेंट को ठीक करते हैं। DIP डाइट, जो आपको पता है, हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी के टब में, अभी तो मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ, पूरे गर्म पानी के टब में बिठाते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री, 2 घंटे बैठना होता है, और हेड डाउन टिल्ट, एक ऐसा टिल्ट बेड हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे, घर पे बना सकते हैं आप, जिसके एक तरफ 2 पहिए के नीचे, 2 पैर के नीचे 3-3 ईंटें लगाते हैं, अबाउट 1 फीट, जिस तरफ हायर साइड है उस तरफ पैर, दूसरी तरफ सिर, ऐसे 2 घंटे लेटाते हैं खाली पेट, हेड डाउन टिल्ट बोलते हैं इसको। जब ये तीनों स्टेप आप करते हैं, हमारे पेशेंट जब करते हैं, तो उनकी डायलिसिस छूट जाती है, डायलिसिस छूट जाती है? पूरी तरह से दवाइयाँ छूट जाती हैं, सिम्टम चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात और बड़ी बात है ये, क्योंकि अदरवाइज तो कोई ऑप्शन है नहीं। और आपको डिटेल में जानना है तो मेरी किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, राइट, ये किताब विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो पूरा केस स्टडी दिए हुए हैं, जिनकी छूटी है उनके बारे में दिया हुआ है, क्या किया वो दिया हुआ है, उनके रिपोर्ट वो भी डाले हुए हैं, और कहाँ से हॉस्पिटल में डायलिसिस करते थे वो भी डाला हुआ है, तो फोटो के साथ सब कुछ दिया अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो वो देख लीजिए। और अक्सर इस तरह के जो वीडियोस में किडनी पेशेंट्स भी यहाँ देख रहे होंगे, तो अक्सर हमारे पेशेंट, किडनी पेशेंट्स, जो इतना समझ के घर में चालू करके ठीक होके डायलिसिस छोड़ भी देते हैं बिना हमसे मिले भी, एंड वो ठीक है। तो मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत है, एक पैसा जरूरत नहीं है, नॉलेज की, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन, है ना। तो आप coronakal.tv में जाएंगे, मेरा जो वेबसाइट है, 10,000 पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल है, 10,000 अलग अलग बीमारियों के हैं, उसमें किडनी के काफी सारे हैं जो डायलिसिस पे थे एक बार को, अब डायलिसिस पे नहीं है। तो डायलिसिस छूटना या किडनी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। आप जितनी चीजों को बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट आए इंडिया में, जो मैकाले आप नाम ले लीजिए, जिन्होंने इंडिया की चीजों को रूट ही हटा दिया कि ये सब चीजें पहले से चली आ रही हैं जो हम नहीं जानते हैं, बाहर के लोग इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो क्या सर ये जो जितनी चीजें आप बताते हो, क्या ये अभी की है, या ऋषि मुनियों के टाइम से ये बहुत सारी चीजें चली आ रही है जिसको हम भूल चुके हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ थिंग्स आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है, और इन्हीं चीजों का मॉडर्न साइंस में भी ट्रायल स्टडी हो चुके हैं। जो सारी बातें मैंने बताई हैं उसके इर्द गिर्द है, तो ये नहीं बोल सकते कि एंटायरली अभी आई है, कहीं ना कहीं आपको एंशिएंट टेक्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो बस उसको मैंने सिंप्लीफाई ज़रूर किया कि ताकि एक आम आदमी आराम से समझ पाए, प्रैक्टिकली घर पे कर पाए, ठीक है ना। और कितने दिन में असर करेगा वो सारा हमने टेस्ट करके देखा, तो यहाँ पे देयर कम्स द कंट्रीब्यूशन, है ना। नहीं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक कहीं से आ गया, ये ऑलरेडी था, हमने उसको ढूंढा और लोगों तक पहुंचाया। आपने हार्ट माफिया नाम की एक बुक भी निकाली है, क्या है सर ये? क्यों हार्ट माफिया वर्ड आपने क्यों दिया? देखिए, समझना पड़ेगा, हार्ट के पेशेंट जो है, हार्ट को ठीक करना सबसे आसान है। अच्छा, ये क्योंकि ये एक ऑर्गन है जो कि 24 घंटा काम करने की ताकत रखता है। हमारे जो बाकी मसल्स हैं 24 घंटा काम नहीं कर सकते, थोड़े दिन देर काम करेंगे फिर उनको रेस्ट चाहिए, हाथों को, पैरों को, है कि नहीं। हार्ट को कभी रेस्ट नहीं चाहिए, जब से हम पैदा हुए, है ना। वो रेस्ट पे जाएगा तो दोबारा आप उठ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हार्ट को ठीक करना आसान है। हार्ट में जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, तो हार्ट में कोलेट्रल आर्टरी भगवान ने स्टेपनी के रूप में बनाया, कि मान लो कहीं पे ब्लॉकेज है
हार्ट को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज वो 24 घंटे काम कर रहा है। अगर कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है तो नए आर्टरीज यानी कि कोलेटरल आर्टरीज यानी कि स्टेपनी, जैसे गाड़ी में अगर पंचर हो स्टेपनी लगा देते हैं तुरंत, आपका हार्ट ये कर सकता है। इसीलिए 50% जो हार्ट अटैक होते हैं दुनिया में उसे बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ट्रू। है ना, जैसे हो सकता है इस वक्त आपको या मुझे हार्ट अटैक हो रहा हो, हमें पता भी ना हो। हार्ट अटैक का मतलब कि एक ब्लड वेसल ब्लॉक्ड हो गई है, खून जाना बंद हो गया और वहां के आसपास सेल मरने लगे, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। लेकिन आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है? क्योंकि तभी हमारे हार्ट ने एक नई नाली खोल दी है, तभी मैंने स्टेपनी लगा दिया तो हमारे जर्नी में फर्क नहीं पड़ा, राइट, दैट इज कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। किसी और टाइम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हुए तब डॉक्टर ने बोला अरे यहाँ पे तो जला हुआ दिख रहा है, इसका मतलब हार्ट अटैक आया होगा। आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी ने रिपेयर मोड में कर दिया, है ना। तो कुछ लोगों की बॉडी नहीं कर पाती है, उन्हें डेथ हो जाती है कुछ लोगों की बॉडी। तो हार्ट माफिया मैंने इसलिए बोला कि भाई हार्ट तो अपना काम खुद ही कर सकती है, और जिनकी बॉडी नहीं कर पाती है तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, तो वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की वजह से वो इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि जो हॉस्पिटल पहुंचते भी हैं तब भी हार्ट लगा हुआ है कोलेटरल आर्टरी खोलने में। अल्टीमेटली तो कोलेटरल आर्टरी खुलेगा तो ही वो जिंदा रहेगा, और अगर नहीं खोल पाएगा तो ये डॉक्टर कुछ मर्जी कर ले, वो जिंदा नहीं रह सकता। इसका सबूत मैंने हार्ट माफिया किताब में दिया। एक और किताब मेरी, फिस्ट एंड मॉडल फॉर हार्ट केयर, ये किताब भी आप पढ़ेंगे तो मैंने सबूत ये दिया कि इफ यू आर अलाइव इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एंजियोप्लास्टी और द बाईपास सर्जरी डन ऑन यू, राइट, यू आर अलाइव बिकॉज आपके बॉडी ने कोलेटरल आर्टरी खोल दी है। लेकिन उसका श्रेय कौन ले रहा है? वो डॉक्टर ले रहा है। और अगर कहीं मर जाता तो बोलते कि बहुत लेट आया है, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे ना। तो ये सारी प्रूव करते हुए मैंने ये बताया कि भाई ये लोग हार्ट के डॉक्टर नहीं है, हार्ट माफिया है ये। तो दैट इज द मेन थिंग। ब्रेन ट्यूमर जब किसी को होता है तो फिर वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता है। बहुत सारे केसेस तो ऐसे देखे गए हैं कि लास्ट तक भी हॉस्पिटल में है या घर चला गया थोड़ा ठीक होके, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ट्यूमर क्या है सर? ये ब्रेन में हो चाहे कहीं भी हो, तो क्या ये भी ठीक हो सकता है, या आप एक बार हो गया तो फिर आपको ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है, आसानी से हो सकता है अगर उसको छेड़ेंगे नहीं तो। अच्छा, ट्यूमर इज ए पिंपल। जैसे पिंपल क्या है, वही ट्यूमर है। ओके, अगर यहाँ पे होगा तो पिंपल बोलेंगे, इधर ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे, कहीं और होगा तो उसे सिस्ट बोल देंगे, किसी और जगह होगा तो फाइब्रॉइड बोल देंगे, तो ये आउटग्रोथ बोलेंगे। अब मान लो पिंपल है, उस बचपन में होता है, तो उसको छेड़ेंगे तो क्या होगा, उसको काटेंगे तो क्या होगा, और फैलेगा ना। सबको पता है, बचपन में लोग करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था, आज भी दाग है ना। तो क्यों दाग है? क्योंकि तब मैंने छेड़ा था, ठीक है ना। तो अगर ट्यूमर को छेड़ा तो फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज कर देगा, राइट। तो ट्यूमर को कभी मत छेड़िए, ट्यूमर का खाना बंद कर दीजिए, इट हैज टू डाई। शाम के 6 बजे बाद नहीं खाएंगे ना, वही वाला टाइम होता है जब ट्यूमर को फीड होता है। तो शाम के 6 सूरज को खाना ही नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो बॉडी ऑटोफेजी मोड ऑन कर देता है, बॉडी उल्टा ट्यूमर को खाने लगता है, इट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ट्यूमर के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, बॉडी उसको खाता है। जब शाम के 6 बजे तक खाओ फिर मत खाओ, तो ट्यूमर धीरे धीरे रिग्रेस करेगा, है ना। तो उसको अपनी मौत मारना होगा आपको। उसके लिए डोंट ईट आफ्टर 6 PM, डोंट ईट द फूड विच फीड्स द ट्यूमर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन बेसिकली। तो जब ये करते हैं, हमारे पेशेंट करते ही हैं, और साथ में अगर फीवर आ जाए पेशेंट को तो ट्यूमर श्रिंक करता है, मैंने बताया था। तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं, ताकि पेशेंट को थोड़ा फीवरिश गर्मी आ जाए बॉडी में, हीट। तो जब ये करेंगे तो ट्यूमर हैज टू डाई। ट्यूमर को ग्रो रहने के लिए एक पर्टिकुलर सराउंडिंग चाहिए होगा, वो सराउंडिंग का विपरीत सराउंडिंग देंगे तो वो ग्रो नहीं रह सकता, है ना। जिस तरह से अगर आप एक पेड़ है, उस पेड़ को बने रहने के लिए उसको एक वातावरण चाहिए ना, चाहे वो कितना भी हरा भरा क्यों ना हो। अगर वातावरण खत्म कर देंगे, पानी खत्म कर देंगे, मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो मर जाएगा ना। तो ट्यूमर को भी न्यूट्रिशन ना दे, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। सर आप बहुत मतलब पूरे पॉडकास्ट में आपने कहा कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM, ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? क्यों किसी को भी 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए? एक सिंपली आप बता दीजिए। देखिए, ह्यूमन बॉडी इज मेड टू ईट बिफोर सनसेट, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी का जो एक क्लॉक है,
जैसे हार्ट का क्लॉक क्या है कि सुबह अगर 10 बजे आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो यहाँ मिलेगा, रात को 10 बजे करेंगे तो यहाँ मिलेगा, एक जैसा नहीं होगा, हर रात वो नीचे आ जाता है। तो एक साइक्लिक फैशन में बॉडी काम करती है, उसका टाइमिंग है कब कौन सा काम होना है। तो उसमें बॉडी ने खाने पीना सब कुछ सूरज से पहले ही रखा है, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। अगर सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ना है तो सूरज के बाद खाओ, फिर रात के 10 बजे खा लो, 12 बजे खा लो, और ऐसा कुछ दिन करेंगे तो बॉडी में फिर ट्यूमर ग्रोथ होगी। बॉडी उस फूड को यूज तो कर नहीं पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगी, दैट इज स्टोन, दैट इज ट्यूमर, है ना। तो ये अपने आप में पूरा साइंस है। साइंस को जो लोग जानना चाहते हैं, इस पे मैंने पूरी एक किताब लिखी है, द सर्केडियन डॉक्टर, विश्वरूप.com/ebook में जाके ये किताब आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरा साइंस दिया है। जैसे बंदर को देखो, सूरज के बाद नहीं खाएगा वो, गधे को देखो, सूरज के बाद नहीं खाएगा वो, खाएगा ही नहीं। चूहे को देखो, वो दिन में नहीं खाएगा, खाएगा ही रात को, आधी रात जब हो जाएगी तभी खाएगा वो, हाँ। दिन में नहीं खाएगा वो। हाँ। तो भगवान ने निर्धारित किया है हर प्राणी का कि ये आपका टाइम ईटिंग ब्रैकेट है भाई, ठीक है ना। और कोई भी एनिमल या बर्ड उसे ब्रेक नहीं करता, इंसान ब्रेक करता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है। और अगर आपने दोबारा से टाइमिंग को रीएस्टेब्लिश किया, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन, बीमारी अपने आप भागने लगती है, गायब होने लगती है। सर, आपके चैनल पे एक वीडियो है 0 वोल्ट मेडिसिन, क्या है ये? देखिए, जब आपकी वोल्टेज बॉडी की 0 होती है तब हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, हाईएस्ट। अभी आपकी मेरी वोल्टेज 0 नहीं है। 0 तभी हो सकती है जब आप धरती को टच करते हैं, नंगे पैर धरती पे चले, या आप धरती को टच करें, ग्रास को, मिट्टी को। धरती की जो वोल्टेज है, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दे विल अंडरस्टैंड, दैट इज 0, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज 0। और जब हम धरती को टच करते हैं तो हमारी पोटेंशियल भी 0 हो जाती है। जब हमारी वोल्टेज 0 होती है तो हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है। जब हमारी इम्यूनिटी पीक पे होगी तो हमारी बीमारियां जल्दी खत्म होगी और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। जितने सारे जानवर आप जानते हैं वो सारे धरती से जुड़े रहते हैं, जूते तो पहनते नहीं है, घर पे भी नहीं रहते। भिखारी भी जमीन से जुड़े होते हैं, ना तो उनके पास घर होता है अधिकतर के पास, ना ही उनके पास जूते होते हैं। तो भिखारी भी बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। आपको भिखारी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं मिलेगा या डायलिसिस की जरूरत नहीं मिलेगा। अभी देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है, तो दिसंबर में बहुत ठंड पड़ी थी। एक भिखारी ठंड को भी झेल लेता है, गर्मी को भी झेल लेता है, मरता नहीं आसानी से। क्यों? क्योंकि बस एक दवाई उसके पास है, 0 वोल्ट मेडिसिन। धरती से कनेक्टेड रहता है। जानवर भी, दिल्ली की जो गर्मी और सर्दी है बहुत भयंकर है, लेकिन जानवर तो जिंदा रहते हैं ना। कुत्ते, आपके गली के कुत्ते वही वाले मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है वो सब इस गर्मी में सारे मर चुके हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो एक दवाई उनको बचा के रखती है, धरती से जुड़े रहते हैं, है ना। पक्षी जो है पेड़ पे बैठती है तो पेड़ धरती से जुड़ा है। एंड जो लिविंग ट्री होता है ना वो कंडक्टिव होता है, नॉन कंडक्टिव नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और धरती को जब टच करते हैं इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू ए बॉडी, और तभी आपका वोल्टेज 0 होगा। वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं आप, वोल्ट मीटर से, इलेक्ट्रिशियन के पास होता है ना उससे। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं कि जैसी धरती को छुएंगे तो 10 सेकंड के अंदर वोल्टेज शून्य हो जाएगा। और अगर आप जैसे बैठे हैं नंगे पैर और पैर धरती पे, विद इन 40 मिनट्स आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन वो ठीक होने, मूड ठीक होने लगेगा। विद इन 1 आवर आपका पैल्पिटेशन ठीक होने लगेगा। 1-2 घंटा रोज बैठेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी, बॉडी की वीकनेस चली जाएगी। तो ये सारे फायदे हैं धरती से जुड़ने के, या नुकसान है धरती से ना जुड़ने के, है ना। तो लेकिन अब अगर हम बोलें रोज 1 घंटा आप धरती से जुड़ के रहो तो अधिकतर लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, जबकि आइडली हमें 24 घंटे जुड़ के रहना चाहिए। आप हमारे ऑफिस में जाके देखेंगे हर टीममेट के नीचे एक पट्टी लगी हुई है, जो आप घर पे कर सकते हैं, कॉपर स्ट्रिप। और कॉपर स्ट्रिप का एक तार से हमने ग्राउंडिंग किया हुआ है। जैसे आपके 3 पिन प्लग में जो तीसरा पिन होता है, अर्थिंग वाला पिन, वैसे। तो आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे हर बेड पे एक बेडशीट लगा हुआ है, बेडशीट पे कॉपर के तारे हैं और तार का एक छोर खिड़की से नीचे सीधे धरती से गाड़ा हुआ है। तो धरती से जुड़ने के 2 तरीके हैं, या तो आप धरती पे सीधे चले जाओ, या एक कंडक्टिव तार लेके एक तार का एक एंड आपको छू रहा है और एक एंड धरती के अंदर गड़ा हुआ है, तब भी आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो इस तरह के हम बेडशीट बनाते हैं, इस तरह के आइडियाज देते हैं। और बेडशीट आप भी बना सकते हैं। एक बेडशीट नॉर्मल ले लीजिए, दुकान से कॉपर का तार खरीद लीजिए, उसमें पिरो दीजिए और उस तार का एक एंड और लंबा धरती के अंदर
और अब उस बेडशीट पे जब बैठेंगे, उस बेडशीट को टच करेंगे, तब वोल्ट मीटर से देखेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। तो दिस इज, इस पे एक किताब भी हमने लिखी है, cure@0volt, bishrup.com/ebook में जाके आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज अ साइंस इन कंप्लीट, राइट। हीलिंग बड़ी तेज होती है। कैंसर पेशेंट है, नॉन हीलिंग अल्सर है, पस निकल रहा है, तो धरती, तब हम उन पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप रोज धरती के साथ टच होके कम से कम 1 घंटा बैठो, तो हीलिंग विल बी वेरी फास्ट। दैट इज 0 वोल्ट। आखिरी के 2 सवाल सर। अब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे दी। फिलहाल आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप उन सर ने आपको बता दिया कि कैसे आप बात कर सकते हो या किस तरीके की चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए चीज़ों में, तो बहुत सारे आपको सेक्रीफाइसेस भी देने पड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ों पे कुर्बानी होती होगी। आपका विजन एंड मिशन क्या है? इस ये जो दुनिया है, इसमें इतना दिखावटी दुनिया है कि यहाँ पे जो सच्चाई वाली चीजें हैं वो बहुत बार छुप जाती है, वो चीजें लोगों के सामने नहीं आ पाती है बहुत ज्यादा। तो सर कैसे आप करोगे जब इतने बड़े बड़े, एक कहिए कि हैकर्स या बहुत बड़े बड़े राक्षस जब बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रूव करोगे, कैसे चीजों को करोगे सर आगे? और देखिए, ये तो दुनिया का एक रीत है, जब सब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तब कोई ना कोई अच्छे लोग भी आते होंगे। तो हमारे आसपास भी अच्छे लोग हैं जो अच्छे मिशन में को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप आए आज, है ना, क्योंकि आपको लगा कि कोई अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे और भी लोग हैं, तो इसीलिए हम अकेले नहीं हैं। और जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने ये सब करके देखा, उन्हें फ़ायदा हुआ, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो मिशन ये है कि एवरीबडी शुड बिकम देयर ओन डॉक्टर। ये कोई एक स्पेशलाइज्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो ठीक करेगा, राइट। जिस तरह से प्यास लगती है, तो ऐसा नहीं कि किसी से परमिशन लेते हैं, कोई भी कहीं भी जाके पानी पी सकता है ना। ज़रा सोचिए, एक ऐसा माहौल बन जाए कि सरकार बोल दे जब भी प्यास लगेगी तो ये ऑथराइज्ड आदमी है, इसी से पूछेंगे और ये बताएगा तो पानी पियेंगे, है ना। तो मान लो जैसे शेर जब बीमार पड़ता है तो ठीक कैसे होता है, वो घास खाने लगता है। आपका जो घर में डॉगी है, जब वो बीमार पड़ता है तो क्या करता है? किसी डॉक्टर पास नहीं, वो सीधे जमीन में लौटता है, घास में लौटता है, उल्टी करता है, एक दिन खाना नहीं खाता, ठीक हो जाता है। तो ठीक रहना और अपने आप को ठीक करना, इट शुड नॉट बी अ बिजनेस, विच इज नॉट अ बिजनेस फॉर एनी एनिमल। उनको इंटेलेक्चुअली पता है, राइट। शेर खाना छोड़ देता है, सिर्फ घास खाता है। बिल्ली भी खाना छोड़ देती, घास खाती है। आप देखेंगे ग्रीनरी चारों तरफ है, वही दवाई है हमारी। तो लेकिन उसको एक बिजनेस मॉडल बना दिया और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मिशन यही है दैट यू शुड बिकम योर ओन डॉक्टर। आज के इस पॉडकास्ट में जितनी सारी बात बताई, जितने 99% आपको दिक्कत आती है हेल्थ से जुड़े हुए, उसका सारा जवाब इसी में है। यहाँ तक कि आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं कि मेरे बुक्स पढ़ें, मेरी खास ट्रेनिंग लें, हमारे हॉस्पिटल में आए, वो भी जरूरत नहीं है। 99% जो लाइफस्टाइल एंड इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्हीं में कवर हो जाएगा। जितना कुछ आज मैंने बताया, इतना ही कर लो, है ना। तो मिशन इज हर इंसान अपना डॉक्टर बन जाए। डोंट बिलीव इन द कन्वेंशनल डॉक्टर, वो तो गब्बर का अड्डा है, वहां जाएंगे तो लुट के आना है, राइट। तो ये समझ लें। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आप, जहां मैं आई हूँ आपसे बात करने या जिस नाम से आप जाने जाते हो, ये वो नाम है। एक तो आपका नाम है ही जो सब जगह पे, लेकिन आपके पीछे एक नाम आता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्या है और इसके पीछे का क्या कहानी है? देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक संस्था है हमारी, जो मैंने स्टार्ट किया था 2006 में। एक्चुअली 2005 में स्टार्ट किया था, 2006 में पहला एडिशन आया था किताब का। साल में एक बार निकालते हैं ईयर बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पूरे देश में पूरे साल में जो जो रिकॉर्ड बनते हैं, चाहे कोई छोटे बच्चे का रिकॉर्ड हो, कोई पीरियड टेबल तेज सुनाता है, या कोई गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड हो कि सबसे लंबी सड़क सबसे कम टाइम में बना दिया, या कोई बैंक का रिकॉर्ड हो, या कोई अखबार का रिकॉर्ड हो, लेकिन रिकॉर्ड उन्हीं का दर्ज करते हैं जो खुद आके अप्लाई करते हैं। तो छोटे बच्चे से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक, या इंडियन आर्मी, ये सब हमारे पास अपने रिकॉर्ड के आवेदन करती है। और हमारे पास टीम है, करीब 100 लोगों की टीम तो यहाँ बैठी हुई है, और पूरे देश में करीब 200 हमारे एजुडिकेटर्स हैं, रिपोर्टर्स बोल सकते हैं, जो अलग अलग जगह पे तैनात हैं। तो रिकॉर्ड वेरीफाई करती है जाके उनके घर पे या जहाँ पे भी है, और फिर अगर वेरीफाइड होता है तो हम सर्टिफाई करते हैं और अगले एडिशन में बुक में नाम आता है। महीने में एक मैगजीन आती है, उसमें उस महीने के जितने रिकॉर्ड बने उसका वो आता है। हर संडे को इंडिया टीवी,
इंडिया न्यूज़, सुदर्शन न्यूज़ में एपिसोड्स आते हैं हमारे, उसमें उस हफ्ते जितने रिकॉर्ड होल्डर उनका नाम आता है, उनके उनके बारे में रिकॉर्ड आता है। और हर दिन हमारे सोशल मीडिया में दिन भर में जो रिकॉर्ड बने वो आते हैं। तो जो लोगों के अंदर जो टैलेंट है, कोई यूनिकनेस है, उसको दर्ज करती है। इट बिकम्स, जैसे अभी एक आदमी आया था, एमरॉन का जनरल मैनेजर, और नवीन नाम है उनका, अभी आया था थोड़े 2-4 दिन पहले। बचपन से लेके 14 साल की उम्र से लेके अभी तक, अभी तो मेरे ख्याल से 22 साल हो गए, 22 साल हो गए करते हुए, हर साल की डायरी, हर दिन की डायरी, क्या क्या काम किया, सारी डायरी लेके अभी यहाँ आए थे। यानी कि पूरा हर साल का, और सारी डायरी हाथ से लिखी हुई। हाँ, किसी भी साल, जैसे आज वो यहाँ पे आया था, तो वो भी उसमें मेंशन कि मैं जा रहा हूँ, और जाने के बाद मैं गया था और ये हुआ था, डिटेल में लिखा है। तो कितना यूनिकनेस है, राइट, एक अनोखी बात है। और आजकल तो लोग डायरी लिखना भूल गए। हाँ, तो अब ये जो उन्होंने इतने साल जो किया, ये कहाँ पे दर्ज होगा, ये कहाँ पे इसका रेफरेंस हो सकता है? तो वो रेफरेंस बुक है हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये भी एक अलग तरीके का यूनिक काम है। हाँ। सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आज जो पॉडकास्ट हमने सर के साथ किया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आपकी बीमारी का इलाज कहीं और नहीं है, आपके बॉडी में ही है। तो अगर आप किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करवाने, या आप हाफ स्टेज में भी हो, करवा चुके हो या करवाने वाले हो, उससे पहले आप एक बार डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से जरूर कंसल्ट कर ले। क्या पता आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ जाए जो कि आपको थोड़ा और लंबा जिंदगी दे, और लंबी आप सांसें ले इस पृथ्वी पे। तो सर, आई होप आपका विजन एंड मिशन बहुत क्लियर हो। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप कामयाबी की राह पे चले और आपको सरकार से और बाकी जगहों से ज्यादा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।